चलिए जी बच्चों, अब हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे और ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और यहां से आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक लेवल पे होती है। मतलब ये कि यदि इस संसार में कोई मैटर है तो उस मैटर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिज्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैग्नेटिज्म किसी भी मैटर का एक अभिन्न अंग है। मैटर के साथ मैग्नेटिज्म आप जुदा नहीं कर सकते हो। मैग्नेटिज्म मैटर के एग्जिस्टेंस के साथ से ही चालू हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इनको हमने फंडामेंटल फोर्सेस का दर्जा दे रखा है। मतलब यदि मैटर है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, 100% है। हाँ, कुछ एक मैटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ एक मैटर नहीं करते हैं, मगर मैग्नेटिज्म होता सब में है। ये ठीक उसी प्रकार है, हर बच्चे में दिमाग होता है, मगर कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो बात वैसी ही है, मैग्नेटिज्म मैटर में होता ही है, बस कुछ शो करते हैं और कुछ शो नहीं करते हैं। तो बात बिल्कुल सिंपल सी है। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये एक्चुअल में सबसे पहले हम लोगों को बताया था बोहर ने। ये एक्चुअल में बोहर का कॉन्सेप्ट है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये बोहर का कॉन्सेप्ट है, बोहर ने दिया हुआ है ये। और आप लोगों को पता ही होगा, बोहर जो है वो हर जगह पे कुछ नई नई टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते थे, अपने नाम का भरपूर इस्तेमाल करते थे। ओके, तो बोहर ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और हम लोग इस डेरिवेशन के अंदर में मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे हाइड्रोजन एटम का। क्योंकि बोहर का कॉन्सेप्ट मोर और लेस जो है फोकस्ड था केवल हाइड्रोजन एटम के ऊपर। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, बोहर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम से जैसे ही हम थोड़े ऊपर बड़े एटम्स की तरफ जाते हैं तो बोहर का मॉडल फेल हो जाता है। ओके, तो बोहर का मॉडल परफेक्ट है मगर केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए। तो हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चूंकि बोहर ने दिया हुआ है और बोहर का केवल कंसंट्रेशन या फोकस केवल हाइड्रोजन एटम के लिए था, तो ये फोकस्ड है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ये फोकस्ड है। तो हाइड्रोजन एटम जैसे हम सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन एटम में होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, दैट्स इट। और तो कुछ खास बात नहीं। तो यदि मान लीजिए हमारे पास ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके चारों तरफ, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को करंट मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि करंट हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण। तो ये मैं करंट का डायरेक्शन बता देता हूं। ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से। ये करंट का डायरेक्शन है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण I का करंट बनता है। अगर I का करंट बनता है तो ये ठीक उसी तरीके से बात हो गई कि ये करंट कुछ इस तरीके से चल रहा है,
ये करंट कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर करंट इस तरीके से चल रहा है तो मेरी तरफ बनेगा साउथ पोल और आपकी तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। अगर मैं सामने से देख रहा हूं, अगर इसको फ्रंट से देख रहा हूं तो ऐसा दिखेगा, कुछ करंट कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। और अगर इसको बैक से देखेंगे तो हम लोगों को करंट कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा, उल्टा। ओके, तो इसका मतलब ये है केवल इलेक्ट्रॉन के घूमने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं। मतलब एटम में केवल इलेक्ट्रॉन के घूमने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एटम अपने आप में मैग्नेट है। एटम जो है वो खुद मैग्नेट है। एटम के अंदर में मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। अच्छा, अब ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स में भी पढ़ा रखा है कि स्पिन क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, एक सब ऑर्बिटल्स के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन करता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट खत्म कर देते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, यदि मान लीजिए इस तरीके से इन्होंने एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट खत्म कर दी तो कभी ये मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा। और अगर मान लीजिए खत्म नहीं करी और कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जमे हुए हैं, मान लीजिए ये s ऑर्बिटल में, ये p ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जमे हुए हैं, ये px का है, ये py का है, ये pz का है। अब मान लीजिए ये इकलौता यही केवल इसमें जो है सब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये s ऑर्बिटल, ये px, ये py, ये pz और ये कोई दूसरा एटम मान लेते हैं, तो इस एटम में मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं मिलेगा, मगर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज है। आप किसी भी एटम से उसकी इस प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ये जो करंट है, करंट कितना चल रहा है। हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये जो करंट आएगा, ये करंट आएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। मैं एक रिवॉल्यूशन ले लेता हूं, एक रिवॉल्यूशन, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, this time is time period of one revolution. This is time period of one revolution. एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है ये कैपिटल टी। ओके, नॉर्मली हम लोग स्मॉल टी डिनोट करते हैं टाइम के लिए, कैपिटल टी डिनोट करते हैं टाइम पीरियड के लिए। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर हम लोग v मान लें, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v मान लें, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम लोगों को पता है। मान लीजिए जो इसका रेडियस है r, अगर इसका रेडियस है r तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब 2 पाई r अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड v, डिस्टेंस है 2 पाई r, पूरा एक सरकमफेरेंस, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 पाई r बनाएगा एक रिवॉल्यूशन। यहां से घूम के जब वापस यहीं आएगा तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t। तो यहां से t हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई r अपॉन v। तो I विल बी इक्वल टू E अपॉन 2 पाई r अपॉन v। तो करंट की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को EV अपॉन 2 पाई r। ये मिल गया हम लोगों को करंट।
अब ये जो करंट मिला है, अब करंट मिल गया तो हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। इस मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरली हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, जनरली हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मगर चूंकि ये बोहर ने दिया हुआ है तो बोहर तो अपनी हरकत करेंगे, वो अपना नाम जरूर डालेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेंगे। तो उन्होंने भी यहां पे चेंजेस किया। मैग्नेटिक मोमेंट एज प्रपोज्ड बाय बोहर ने जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रपोज किया उसका नाम दिया म्यू एल। अब एल जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। खैर इससे हमें यहां पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मगर हाल फिलहाल में आप ये समझिए मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग वैसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मगर बोहर अंकल ने जो है वो म्यू एल से डिनोट किया है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये तो इनकी खुद की बात है। अब मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, हम लोगों को मालूम है, निया होता है, निया। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है निया, n नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट और A मतलब एरिया। क्योंकि यहां पे एक ही टर्न्स है इसीलिए हम लोग जो है m की वैल्यू IA भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट I है, चूंकि बोहर अंकल ने बताया है तो वो म्यू एल लिख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आएगा I इंटू ए, क्योंकि एक ही टर्न एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। I की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, EV अपॉन 2 पाई आर, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। ओके, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये पाई से कटा पाई, रेडियस से कटा रेडियस, और ये हम लोगों को मिल जाएगा EVR अपॉन 2। यदि इसमें मैं थोड़ी सी हरकत करूं, EVR अपॉन 2, इसमें मैं मास मल्टीप्लाई कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन का मास नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास ही लेंगे भाई। तो यहां पे जो m है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। जब मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, मास इंटू वेलोसिटी हो गया मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी हो गया मोमेंटम, ये मास इंटू वेलोसिटी बन जाएगा मोमेंटम, और मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे मास इंटू वेलोसिटी है मोमेंटम, और मोमेंटम को यदि मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ये बन गया मेरा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू L विल बी इक्वल टू E इंटू L अपॉन 2 टाइम्स M। यहां पे L क्या है, यहां पे L जो है एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पे जरा अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो म्यू L मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन L, एंगुलर मोमेंटम हमें मिलेगा E अपॉन 2m के बराबर। ये किस चीज का रेशियो निकाला मैंने, ये रेशियो निकाला मैंने मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। ये जो वैल्यू हम लोगों ने जो रेशियो निकाला है, इस रेशियो के अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, यहां पे हर चीज कांस्टेंट है, यहां पे हर चीज कांस्टेंट है,
और इसके अंदर में E जो आता है वो आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास आता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। ये आती है वैल्यू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। और इस रेशियो को बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये कहलाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और ये रेशियो भी दिया हुआ है बोहर ने। ओके, और ये एक्सपेरिमेंटली भी ये लोग निकाल चुके हैं। इसकी जो वैल्यू है गायरोमैग्नेटिक रेशियो की यही आती है इसको कैलकुलेट करने पे। ऑन कैलकुलेशन ये बिल्कुल सही वैल्यू मिलती है हाइड्रोजन एटम के लिए। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये तो इसकी बात हो गई भाई। इसकी यूनिट आपने देखा कूलम पर केजी ये आएगी। ओके, तो ये रेशियो जो है इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। और इसके बाद जो है आपने कुछ बोहर के पॉस्टुलेट्स सुने होंगे। बोहर ने जो पॉस्टुलेट्स 3 पॉस्टुलेट्स दिए हुए हैं बोहर ने। पहला पॉस्टुलेट बोहर का है जिसके अंदर में उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी शेल में घूमता है तो उसकी खुद की एनर्जी नहीं लगती है। ये उसकी खुद की एनर्जी नहीं लगती है, इसीलिए घूमते 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 वो न्यूक्लियस के अंदर में नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, उसकी एनर्जी नहीं लगती है। दूसरा उनका था कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं पे नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन हर कहीं पे नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल वहीं पे घूमता है जहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। और ये जो पॉस्टुलेट है बोहर ने बकायदा डिराइव किए हुए हैं, मगर डेरिवेशंस चूंकि हम लोगों के कोर्स के बाहर है इसीलिए हम लोगों को बताए नहीं जाते हैं। तो जो बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट है वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं पे घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। बाय बोहर्स सेकंड पॉस्टुलेट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व only in those shells where angular momentum is integral multiple of h/2 मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 का। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। ये बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट है। और बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट ये है कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जब हम उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे तो वो हायर एनर्जी के शेल में घूमने चला जाएगा, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। मगर वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक रह नहीं पाता, वो अपनी एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी वाले शेल में आ जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम अपनी एनर्जी को कम से कम रखना चाहता है, और ये संसार का नियम भी है, ठीक है, कि हर एक ऑब्जेक्ट अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब जाएगा तो जो उसके पास एक्सेस एनर्जी है वो रेडिएट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इन द फॉर्म ऑफ hν।
ओके, तो ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है, मगर अभी हम लोगों को केवल बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से मतलब है, तो हम लोग बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से लिखेंगे। जो L होता है वो NH/2 होता है। तो यदि मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा से लिखूं तो म्यू L हम लोगों को क्या मिलेगा, E/2m इंटू L की जगह पे हम लिख सकते हैं NH/2 यहां पे H हम लोग को मालूम है ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो भाई अब आ गई हमारे बोहर अंकल की बात। तो बोहर जी ने ये बोला हमें, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है मैंने, इसको करेक्ट कर देता हूं, E/2m NH/2 अच्छा जी, बोहर चूंकि हाइड्रोजन एटम के लिए काम करते थे, तो बोहर ने हमें यह बताया हाइड्रोजन एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन चूंकि पहले शेल में घूमता है, तो यहां पे हम n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, और पहले शेल से छोटा शेल तो कोई होने वाला है नहीं। इसका मतलब यह है कि यदि मैं म्यू L की मिनिमम वैल्यू निकालूं तो ये हम लोगों को मिलेगा E/2m H/2, क्योंकि इसके अंदर में मैंने मिनिमम के लिए n की वैल्यू 1 डाल दी है हाइड्रोजन एटम कंसीडर करके। ओके, अब जरा हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग को दिखेगा ये जो वैल्यू है E होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 ओके, और H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय 2 2 4, पाई होता है 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg। और यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.27 इंटू 10 to the power -24, 9.27 इंटू 10 to the power -24 मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इस सबसे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट को बोहर ने अपने नाम पे बोहर मैग्नेटॉन नाम दिया। तो दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट as proposed by Bohr is called as Bohr magneton। इसका नाम दिया गया बोहर मैग्नेटॉन। तो बोहर मैग्नेटॉन, देखिए बोहर जी तो हर जगह अपना नाम चिपकाने में वैसे ही उस्ताद है, तो बोहर जी ने इस मैग्नेटिक मोमेंट का भी नाम बोहर मैग्नेटॉन रखा। ओके, तो ये बोहर मैग्नेटॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है। ये डेरिवेशन यहां पे खत्म होता है। इसके अंदर में एक छोटी सी चीज और लिखी जा सकती है, इसको हम लोग वेक्टोरली भी लिख सकते हैं। वेक्टोरली किस तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को? इस फॉर्मूले को वेक्टोरली हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आएगा E/L, ये वेक्टर क्वांटिटी अपॉन 2m, मगर सामने माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन इसीलिए क्योंकि
इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमता है करंट की वैल्यू उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को मिलती है। तो ये तो हो गया भाई ये डेरिवेशन। इस डेरिवेशन के अंदर में सारी छोटी छोटी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। और यहां से बोहर ने ये प्रूफ किया कि मैग्नेटिक मोमेंट एक एटॉमिक लेवल की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक मोमेंट हर जगह पे पाया जाएगा, क्योंकि हर एक चीज जो दिखती है और जो नहीं भी दिखती है, जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर रहेंगी तो डेफिनेटली मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा ही रहेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैटर। ओके, चलिए जी फटाफट इसको लिखिए।